दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी में 8 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 चैप्टर है हमारा दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये भी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कुछ जगहें जैसे ऐसी जहाँ पे पानी की मान लीजिए बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, या ऐसी जगह जहाँ पे पानी उपलब्ध है लेकिन कैसा समुद्री पानी, समुद्र के किनारे वाला, ठीक है, खारा पानी या फिर गंदा पानी, इस तरीके। तो ऐसी जगह पे अगर लोग रह रहे हैं तो उनकी जो पानी की कमियां हैं, ठीक है, उसकी पूर्ति कैसी की जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरली तरीके से कुछ ऐसे मेथड हैं जिनका यूज़ करके उन खारे पानी या जो है दूषित जल है, इससे साफ़ पानी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो वही जो जो विधियाँ वो लोग यूज़ करेंगे उन्हीं को ही हम पृथक्करण विधियों के द्वारा ये समझेंगे कि किन किन चीज़ों को कैसे आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स विधियाँ हैं, इन्हें पढ़ने से पहले हम पहले कुछ जो साधारण जो जनरल पृथक्करण विधियाँ हैं उन्हें देखेंगे। तो इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कबीर दास जी का दोहा है, जिस प्रकार से सूप, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस पे स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हम ऐसे ही ये जो मतलब अनाज वगैरह हैं इनका पृथक्करण कैसे करते हैं इसी के बारे में देखेंगे। तो उसमें इन्होंने एक दोहा इन्होंने बोला है, जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग कर देता है। ये कबीरदास जी का कहना है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, किसी ठोस यानी मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं या चावल, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों। अब वो कैसे? उसमें हाथ द्वारा छोटे कंकड़ भूसी अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसे हस्त चयन ये प्रक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पे मिश्रण बोला गया है। अब जैसे आपने कभी चावल को चुना होगा, तो चावल में आपने देखा होगा छोटे छोटे कंकड़, और छोटे भी कंकड़ मिलते हैं, बड़े कंकड़ भी मिलते हैं, कभी कभी में घुन मिलते हैं, कभी कभी कुछ कैटरपिलर टाइप के कीड़े भी मिलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है। तो इन सब को हम क्या हाथों से ही तो चुन करके अलग करते हैं। तो ये जो विधि होती है इसे हम हस्त चयन विधि कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे ही गेहूं में भी होता है और चावल में भी होता है। ये पहली विधि हो गई। इसके बाद दूसरी विधि यहाँ पे देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में जब फसलें तैयार हो जाती हैं हमारी, ठीक है, तैयार होकर के पूरी तरीके से, मान लीजिए गेहूं है, गेहूं की फसल पूरी तरीके से तैयार होकर के पक गई है, अब ये मतलब अब उसको काटने की कंडीशन आ गई है। तो उसमें यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो अपने मामा जी के घर गए हैं, ठीक है। तो वो जो मामा जी हैं उनके, उनको खेत में लेकर के जाते हैं और वहाँ वो दिखाते हैं, मामा जी उनको ये समझा रहे हैं कि जो गेहूं के दाने हैं, वे दाने पृथक करने के लिए पूलों को, यानी कि जो गेहूं कह सकते हैं या यूं कहें कि धान है, धान की जो लंबी लंबी पूरी जो बालियां होती हैं, ठीक है, इन्हें यहाँ पे पूल कहा जा रहा है, ठीक है। तो वे दाने पृथक करने के लिए पूलों को पीट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरी एक गट्ठर बना करके उसको किसी लकड़ी की लट्ठे या किसी चीज़ पर से पीटते हैं, तो जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ये जो विधि है फूलों से दाने पृथक करने की, ये जो प्रक्रिया है इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले ये सारी चीज़ें हाथों से होती थी, आज भी हाथों से होती हैं, लेकिन अब क्या है, मशीनों के द्वारा ये सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट है, पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग करने के लिए सूप, जो मतलब कुछ लोग सिपौला भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से सूप यानी बांस से निर्मित एक पात्र, एक जो है सेनी जैसा बड़ा सा पात्र होता है, इसका उपयोग किया जाता है, जिसके ज़रिए हम भारी या जो बड़े बड़े थोड़े से जो कंकड़ होते हैं, मिश्रण होते हैं, उनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसान जो होते हैं, ये उस सूप को जिसमें जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने, अब थ्रेशिंग के बाद जो गेहूं के दाने हैं उनको वायु की दिशा में हिला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे किसान क्या करते हैं, ये आप ये सूप देख सकते हैं, इसमें वो जो थ्रेश किए हुए जो गेहूं के दाने हैं इसमें डाल करके फिर उसके बाद उसको हवा में जो है मतलब काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। तो जब नीचे गिराते हैं तो उसमें कुछ भूसी के दाने, ठीक है, और मतलब जो हल्के जो है वो पदार्थ मिश्रण होता है वो अलग हो जाता है दानों से, ठीक है। भूस यहाँ पे देखिए जैसे किसान ही कर रहे हैं, तो जो हल्के जो मिश्रण होंगे जैसे भूसी के दाने, ठीक है, भूसी वगैरह जो होती है वो इस तरीके से, जो दाने होंगे वो भारी होते हैं भूसी से, वो नीचे गिर जाएंगे, और जो भूसी होगी वो उड़ जाएगी, ठीक है, भूसा जो है वो अलग हो जाता है। तो ये इस विधि को हम क्या बोलते हैं,
ओसाई या फिर विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, ओसाई करना। अच्छा, और उसी को ही बताया गया मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की जो विधि है उसको ओसाई या विनोइंग कहते हैं। अब ये जो दो विधियां हम लोग ने ओसाई के बारे में देखा, ठीक है, ओसाना कैसे किया जाता है, ठीक, और एक यहाँ पे देखा था थ्रेशिंग। ये दोनों ही जो प्रोसेस है वो अब मशीनों के द्वारा एक साथ की जाती हैं। तो यही है तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेशर नामक थ्रेशिंग मशीनें, ये थ्रेशिंग मशीनें होती हैं, इनको निर्मित किया गया है। इन मशीनों का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए कि मतलब इसका मशीन का यूज़ किया जाता है। ये मशीनें थ्रेशिंग और ओसाई ये दोनों ही जो प्रोसेस होती है इनको एक साथ करती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पहले जो लोग थे वो पहले मतलब वो हाथों से ये सारी चीज़ें करते थे किसान वगैरह। अब क्या है, मशीनें आ गई तो चीज़ें जल्दी होने लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक और विधि हम देखेंगे, चालन विधि। इसमें क्या है, चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। बड़े कंकड़ जैसे चोकर और छोटे कंकड़ चालनी में रह जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये चालन भी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो बहुत महीन जैसे आटा है उसकी जो बहुत महीन है वो तो आटा मतलब चल करके निकल जाएगा, और उसमें जो चोकर होगा, ठीक है, और उसी के साथ साथ कुछ कंकड़ या कोई घुन वगैरह भी अगर होगा तो वो चलनी में ही रह जाएगा। तो ये जो विधि होती है ये चालन विधि कहलाती है। ठीक है, चालनी से जो की जाती है। इसके बाद है जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार भिन्न होते हैं तब चालन विधि का उपयोग किया जाता है। चालन विधि का उपयोग कब किया जाता है, दो या दो से अधिक ठोस जो होंगे इनका जो मिश्रण होगा उनमें कणों के आकार भिन्न भिन्न होंगे। यानी चालन विधि में हम चलनी का यूज़ करते हैं जिसमें महीन जो कण होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और जो मोटे कण होंगे वो ऊपर ही चलनी में ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग आकार के जो होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नमक बनाने की जो प्रोसेस है। डांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम जो प्रसिद्ध है वो डांडी यात्रा के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डांडी यात्रा का जो मतलब ये जो स्टार्ट हुआ था, ये जो अभियान था ये मेनली नमक सत्याग्रह के लिए ही हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये नमक जो बनने की प्रोसेस है ये कैसे है। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, एक का नाम है मल्ली। ठीक है, मल्ली पूछता है कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है। समुद्र जल से। ये घनश्याम भाई इनके जो मामा हैं या उनके जो भी भाई हैं जो भी हैं, ठीक है, वो इनको बताते हैं कि जो नमक है वो हमें समुद्र के जल से, क्योंकि समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है। अब समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों अन्य पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, लवण के साथ अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है। उथले गड्ढे मतलब थोड़े से जो गहरे जो है गड्ढे होते हैं उनमें ये जो समुद्र का पानी है उसको रख दिया जाता है, और जहाँ ये धूप और हवा के संपर्क में आता है। ठीक है, ये जो पानी है समुद्र का कुछ मतलब इतना जो है गड्ढा हो कि वो डायरेक्टली जो है उसके संपर्क में धूप के संपर्क में आए ताकि वो पानी सूख सके। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद जब जल पूरी तरीके से वाष्पित हो जाता है, इतना गड्ढा रखा जाए कि मतलब जो है वो पानी आसानी से वाष्पित हो जाए। ठीक है, तो जल जब पूरी तरीके से वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक ही सिर्फ शेष रह जाता है, फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित करके साधारण नमक जो है उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है समुद्र के पानी से, समुद्र का जो खारा जल है उससे जो नमक प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो यही है कि समुद्र के किनारे ही थोड़े से गड्ढे ऐसे कर दिए जाते हैं कि वो सूर्य की रोशनी में उसमें जो पानी भरा जा रहा है वो ईजिली वाष्पित हो जाए, और वाष्पित होने के बाद जो नमक बाकी जो नमक रहेगा वही शेष रह जाता है। ठीक है, क्योंकि वाष्पन तो सिर्फ पानी का ही होता है, जल का ही होता है। तो इस प्रकार हम साधारण नमक प्राप्त कर लेंगे, फिर उसका शोधन करके इसका यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाइए जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका स्रोत राजस्थान में सांभर झील है। देखिए यहाँ पे जलाशयों की बात करी गई है कि महासागरों को छोड़ करके, सागर या महासागर को छोड़ करके और कौन से ऐसे जलाशय हैं भारत में जिनसे हम साधारण नमक को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनका पानी कैसा होगा, खारा होगा। तो यहाँ पे राजस्थान की जो सांभर झील है इसका पानी कैसा होता है, खारा होता है। यहाँ से भी नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर हम ये पता करें कि किसी भी पानी में नमक है, नमक की उपस्थिति को हम कैसे पता कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए
एक ग्लास में हमने पानी लिया, उसमें हमने नमक को घोल लिया। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि नमक घोलने के बाद हमने क्या किया, उस पानी को, उस पानी का 1 चम्मच ले लिया, मतलब इतना जो है कंसनट्रेट उस लिक्विड को बनाया गया कि हम उसके 1 चम्मच से ही चीज़ें पता कर सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच उसका पानी लिया, ठीक है, कागज़ पर हमने डाल दिया। अब क्या हुआ, कागज़ को सूखने के लिए रख दिया। जब हम मतलब सुखाएंगे उसको, कागज़ को, तो सूखने के बाद क्या होगा, पानी तो सारा उड़ जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नमक होगा। फिर उसके उस नमक से हम कोई भी कलाकृति या कुछ भी बना सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि कागज़ को छू करके नमक की उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वाष्पन जो है वो किसका हो रहा है, जल का हो रहा है। जो भी पदार्थ बचेगा वो सॉल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में प्रायः इन सामग्रियों जैसे कि विभिन्न औषधीय पौधों की जड़ें, पत्तियां, फूल, बीज, इनको छाया में सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, ठीक है, छाँव में इनको सुखा दिया जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रह जाता है। अब धूप में होता यह है कि ज़्यादा अगर गर्म में, जैसे यहाँ पे ये बोला गया कि छाँव में सुखाया जाता है, तो क्योंकि हम लोग ने अभी पिछले चैप्टर्स में ये भी देखा था कि रूम टेम्परेचर पे भी वाष्पन की जो विधि होती है वो होती रहती है, ठीक है। अब अगर ज़्यादा हम टेम्परेचर में किसी चीज़ को हम सुखाएंगे तो क्या होगा, उसके जो कुछ हेल्दी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जब छाँव में हम सुखाएंगे तो हमारी जो महत्वपूर्ण भाग जो औषधि का है वो बचा रहेगा ज़्यादातर, ठीक है। तो इस वजह से, और जो है छाया में भी वाष्पीकरण की विधि तो होती ही है, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कि कुछ जो किसान जो विधियाँ यूज़ करते हैं पृथक्करण की, वो हम लोग ने देख ली। दूसरा हमने यहाँ पे ये देख लिया कि खारे जल से कैसे नमक को अलग किया जा सकता है, और अगर नॉर्मली हम जो है मतलब अपने घरों में एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो उससे भी हम नमक को जल को आश्रित करके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब यहाँ पे कुछ और भी हैं जो जनरल हमारे नॉर्मली हम अपने घरों में भी यूज़ करते रहते हैं इन विधियों का, ठीक है। तो उनमें है जैसे ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठोस और द्रव का जो मिश्रण होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो अवसादन या सेडिमेंटेशन कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए एक जल, एक ग्लास में हमने वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने रेत को मिला दिया, बहुत महीन रेत को मिलाया, या किसी चौक के बुरादे को मान लीजिए मिला दिया, ठीक है। चौक का बुरादा तो बहुत ज़्यादा महीन होता है। तो हुआ ये कि जब हमने मिला दिया, कुछ समय बाद, क्योंकि वो घुलेगा तो है नहीं, कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि जो चौक के जो कण थे, ठीक है, वो जल के कण से क्या होंगे, मोटे होंगे या ठोस होंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जब घुलेंगे नहीं तो हम कुछ समय बाद ये देखेंगे कि वो ग्लास की सतह पे जाकर के बैठ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को, ठोस और द्रव का जो ये मिश्रण होता है जिसमें भारी अवयव नीचे जाकर के बैठ जाते हैं तली में, इसी को ही हम, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवसादन बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। फिर क्या होता है, जब बर्तन को तिरछा करके, अब चूँकि चौक हो या रेत हो वो तो नीचे सतह में बैठ गई है, अब बर्तन को हमने तिरछा किया और जल जो उसमें ऊपर की तरफ जो जल है साफ, उसको हमने किसी और बर्तन में निकाल लिया। तो उस साफ जल को जो हमने किसी और बर्तन में निकाला, इस विधि को हम निस्तारण या डिकेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 विधियाँ यहाँ पे हो गई। ये जल का जो स्वच्छीकरण होता है वो भी जो है इन दोनों विधियों के आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे पानी है, ठीक है, जिस जगह हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि पानी अगर वहाँ का गंदा है तो हम उसकी साफ़ कैसे कर सकते हैं। तो उनको करने के लिए जो मोटी मोटी अगर उसमें गंदगियाँ जो है प्रेजेंट है, उनको पहले हम सेडिमेंटेशन और साधन विधि के द्वारा उसको बैठने देंगे, फिर उसके बाद निस्तारण के द्वारा जो साफ जल होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद एक और यहाँ पे प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं निस्यंदन। तो यहाँ पे होता है क्या है, तुम देख सकते हो कि सारी चाय की पत्तियाँ चालनी में रह जाती हैं, और चाय से चाय की पत्तियाँ पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि जैसे हम लोग चाय छानते हैं, तो होता यह है कि जो छन्नी हम लोग यूज़ करते हैं उससे जब हम चाय को छानते हैं तो जितनी भी चाय की पत्ती के दाने होते हैं वो सब छन्नी में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो छन्नी यहाँ पे क्या है, एक फ़िल्टर पेपर या फ़िल्टर की तरह काम कर रही है। ये प्रोसेस हमारी निस्यंदन या फिल्टर करना कहलाती है। तो वही कहा कि जो अवसादन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस के बाद भी अगर जल में कोई अशुद्धि बची है, ठीक है, तो उसकी सफाई के लिए हमें क्या करना है, ये जो फिल्टरेशन की प्रोसेस है निस्यंदन, इसका यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक लड़की है, अपना जो है विचार बता रही है कि स्वच्छ जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा।
क्योंकि स्वच्छ जल और भी ज़्यादा अगर हमें पाना है तो हमें फ़िल्टरेशन प्रोसेस करनी होगी, और फ़िल्टरेशन के लिए हमें छन्नी या फ़िल्टर पेपर इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी कि जिससे हम जल को आर पार करा सकें। ठीक है, तो वही है, यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियाँ फ़िल्टर पत्र का उपयोग करके अलग की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे छिद्र होते हैं। फ़िल्टर पेपर में बहुत ज़्यादा, मतलब छन्नी से भी ज़्यादा छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, तो इस फ़िल्टर पत्र को एक ऐसा ये निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे सिर्फ साफ जो जल होगा वही हमारा बाहर होगा। अब हम क्या है, एक जो है कीप ले लें। ठीक है, एक फ़नल हमने ले लिया, फ़नल में फ़िल्टर पेपर को इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने रख लिया। अब इसमें जो भी हमारा पानी, मटमैला पानी था, उसको इसमें जब निकालेंगे तो फ्लास्क में जब हम इसे एकत्रित करेंगे तो हमें एकदम साफ़ सुथरा जल मिलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होती है हमारी फ़िल्टरेशन की। तो ये 3 प्रोसेस जो होती हैं वो जल को साफ़ करने की सबसे अच्छी विधि होती है, जिसमें आपकी सेडिमेंटेशन आती है, डिकेंटेशन आती है, उसके बाद फ़िल्टरेशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आती है फ़िल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास। अब जैसे फ़िल्टर पत्र का यहाँ पे यूज़ हुआ, इसके अलावा और मान लीजिए फ़िल्टर पेपर ना हो तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? कपास का यूज़ कर सकते हैं, चारकोल का, रेत का। ठीक है, अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे जो हम फ़िल्टर के लिए जिन भी पदार्थों का यूज़ करेंगे फ़िल्टरेशन के लिए, वो डिपेंड करेगा कि अशुद्धि कैसी है। अशुद्धि बहुत महीन तो नहीं है, अशुद्धि किस तरीके की है, ठीक है, चिकनाई वाली तो नहीं है, तो उस आधार पे जो है हम फ़िल्टरेशन का यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पेपर बनाएंगे या फ़िल्टर की प्रोसेस में जो भी चीज़ यूज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है एक टी बैग है, चाय की पत्ती की थैली आपने देखा होगा, जैसे ग्रीन टी वगैरह की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले रेशम जैसे मुलायम जो कपड़े थे उनसे बनाई जाती थी, क्योंकि ये चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल सकता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के जो कपड़े हैं इनका प्रयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फ़िल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। यानी सबसे पहले टी बैग जो बनाए जाते थे वो रेशम के जो बैग होते थे उनसे बनाए जाते थे। रेशम जानते हैं कितना महंगा होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मलमल के कपड़े या जो है मतलब जाली या मलमल के कपड़े का यूज़ होने लगा। अब प्रेजेंट टाइम में किसका यूज़ होता है? फ़िल्टर पत्र का यूज़ होता है। यानी फ़िल्टर पेपर से ही वो जो टी बैग वगैरह होते हैं ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ तक कि हम लोग ने बहुत सारी जो पृथक्करण की विधियाँ थी उन सबको हम लोग ने चाहे जल की सफाई हो, चाहे किसान अपनी मतलब खेती की पूरी प्रोसेस में यूज़ कर रहा हो, चाहे नमक को अगर हमें जो है मतलब जल से अलग करना हो, तो उन सब में हमने पृथक्करण की कई सारी विधियाँ देखी। अब यहाँ पे एक और विधि है जो जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक मतलब मथ करके दही या मक्खन इन सबको अलग करने के लिए। तो क्या है, मल्ली जो है वो ढाबे की दीवार पर लटकी हुई बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से ये पूछता है। ठीक है, दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। ठीक है, ये मक्खन जो है कैसे प्राप्त किया जाएगा उसको दिखाया गया है। जिससे इस प्रोसेस जो मथनी के द्वारा ये जो प्रोसेस की जा रही है, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मथना। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण जो मक्खन होगा वो ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, और जो नीचे जो बचता है, लिक्विड जो बचता है, उसको छाछ कहते हैं। यानी दोनों का ही यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो ये मक्खन और छाछ को अलग करने की जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? मथना बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग एक और पृथक्करण की विधि को देख लेंगे। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे होता क्या है कि कई जगहों पे मतलब कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है हर तरीके की कचरे जो है इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, अगर हाँ जैसे यहाँ पे देख लीजिए, बहुत कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाले भी कचरे रहते हैं, छोटे हर तरीके के कचरे होते हैं। तो होता ये है कि अब ये जो कचरे होते हैं इनमें हो सकता है कि कुछ लोहे की जो है लोहे की बुरादें हों या लोहे की कुछ अच्छी चीज़ें भी हों जिनका हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो इनको अलग करने के लिए, इन कचरों से जो लोहे की चीज़ें हैं उनको अलग करने के लिए हम चुंबकों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बताया गया है वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ये हम लोग ने पिछले चैप्टरों में पढ़ा था। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। ठीक है, चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं। यही जो चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय या अचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, मतलब चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से जो अलग किया जाता है, इस विधि को हम चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। अब यही जो कचरे हैं, ठीक है, जैसे पुनर्चक्रण के लिए, वही रिसाइकलिंग के लिए जो कचरों से चीज़ें अलग की जाती हैं, तो उसी में ही आजकल पुनर्चक्रणकर्ता या रिसाइकलर जो होते हैं वो अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए
विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कई उद्योगों में अपशिष्ट में प्रायः अनुपयोगी लोहे की जो कतरन होती है, ठीक है, स्क्रैप आयरन होगा, या इसे क्रेन में जो लगे हुए चुंबक होते हैं उनका उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री से इन्हें अलग कर लिया जाता है। और अनुपयोगी लोहे की जो कतरनें हैं इनका रिसाइकलिंग करके फिर से यूज़ में लाने के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक और पृथक्करण की विधि हो गई, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चैप्टर था इसमें जितनी भी पृथक्करण की इंपॉर्टेंट विधियाँ थी, ठीक है, वो सारी हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर ली। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।